नमस्कार। स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। एकदम फिर से एक बार जो हमारी सामान्य हिंदी चल रही है उसका जो समास वाला चैप्टर है, आज हम उसे देखने का प्रयास करेंगे कि समास होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है समास, क्या हिंदी में समास का क्या कोई महत्व है। तो आज इन सभी पर चर्चा होगी। हमको हमने संधि को पढ़ लिया, संधि के साथ साथ हमने पूरी जो हमारी वर्णमाला है उसको पढ़ लिया, और वर्णमाला के साथ साथ फिर हमने रस को कंप्लीट कर लिया। आज जो नंबर लगा है वो है हमारा समास का। तो इसी तरीके से हम पूरी हिंदी को कवर करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। आज स्टार्ट करेंगे हम अपने समास को कि समास क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं। तो ये सब आपको आंसर यहाँ पर मिलेंगे, और वो भी एक शॉर्ट तरीके से, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको एग्जाम में हम किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने समास को। देखो समास होता क्या है। समास होता है आखिर दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिल जाएं या दो से अधिक शब्द मिल जाएं तो उनके मिलने से जो समास बनेगा या जो शब्द बनेगा उनको समास कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द बनना चाहिए। सार्थक का मतलब ये होता है कि उसका कुछ अर्थ हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कमल, फिर मैं आपसे कह दूं मलक, को वर्ड तो बनना है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता मलक का। या लमक कह दूं मैं आपसे, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ड तो बने लेकिन वहीं पर क्या है, कमल। तो जब आप कमल देखते हैं तो कमल का अर्थ निकलता है, तो इसलिए क्या है, कमल जो है एक सार्थक शब्द है। और सार्थक शब्दों का समूही जो बनता है वो क्या बनता है, समास कहलाता है। तो देखो कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उनके अनुसार कहते हैं, वे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को ही, या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों में का जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उन्हीं को ही सामसिक पद अर्थात समास कहते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, जैसे मैं आपसे कह दूं राजकुमार, तो ये है आपका तो राजकुमार। अब जैसे मैं आपसे कह दूं राजा का कुमार, राजा का कुमार। देखो यदि आप इसे शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, समास का मतलब ही क्या होता है, छोटा कर देना। देखो इसका लोप करेंगे हम तो हमेशा क्या लिख देंगे, राजकुमार। राजा का कुमार की जगह हम क्या लिख देंगे, राजकुमार। तो ये क्या बना आपका, ये एक सार्थक शब्द बनने का प्रयास करता है। तो अर्थात ये कह रहा है कि कुछ प्रत्ययों का लोप हो जाता है, और जो संबंध बताते हैं, संबंध बताने वालों को ही हम क्या कह देते हैं, समास कह देते हैं। समास की संज्ञा इन्हें दी जाती है। जैसे, और देखो समास का निर्माण कैसे होता है। तो एक शब्दांश होगा, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश होगा, और एक शब्द होगा के मिलने से समास का निर्माण होता है। अर्थात एक शब्दांश और एक शब्द के मिलने से ही समास का निर्माण होता है। ये कहनी चाह रहे हैं ये, उन दो या दो से अधिक शब्दों का योग, जो योग होता है उसे समास कहते हैं। अर्थात समास में कम से कम दो पदों का योग होगा, ज्यादा से ज्यादा और दो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम देखो योग करने के लिए आपको क्या होगा, दो शब्दों का होना अनिवार्य है। आप मैथ में देख लीजिए, मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या, मैं आपसे कह दूं दो को जोड़ो, तो आप ये कहेंगे जी दो को किस में जोड़ें। तो इसलिए क्या है कि मैथ में भी जोड़ने के लिए कम से कम दो संख्याओं का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार समास बनने के लिए, समास को होने के लिए कम से कम दो शब्दों का योग होना अनिवार्य होगा यहाँ पर भी। जैसे आप कह सकते हैं आन बान और शान, जैसे आन बान और शान जैसे, और देख सकते हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान। तो ये सब क्या है, ये सब के सब समास के ही उदाहरण होंगे। अब समाज शब्द को किस तरीके से बांटा गया है वो भी हम देखेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो समास होने के लिए कम से कम चार नियमों का पालन अनिवार्य होता है। कि चार नियमों का पालन आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे कम से कम दो पदों का योग होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना कि कम से कम योग होने के लिए कम से कम दो पदों का तो अनिवार्य होना ही है। मैथ के तरीके से आप सोच लीजिए इसको, कम से कम यदि आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो कम से कम दो संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए, जब भी तो संख्याएं जुड़ेंगी। इससे कम संख्याएं कैसे जोड़ सकती हैं, जैसे आपसे कह दूं, मैं कह दूं दो, दो में जोड़ो तो क्या जोड़ें, कोई जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इसलिए कम से कम दो पदों का योग यहाँ भी अनिवार्य होगा। अब वे दो पद, वे दो या अधिक पद एक हो जाते हैं। अर्थात जिन पदों का योग होता है वो दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनका क्या हो जाता है, एक हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं राजा का कुमार,
राजा का कुमार, तो इसको अब यदि आप इसे इसका समास करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? तो राजकुमार। आपने इसको राजकुमार लिख दिया, तो आपका आंसर क्या बन गया? देखो छोटा कर दिया। तो दो या दो से पद पद जो अधिक थे वो मिलकर क्या हुए? ये यहाँ पर देखो तीन पद थे, तीनों पद मिले और क्या बना दिया उन्होंने? राजकुमार बना दिया। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक जो पद मिलते हैं वो एक हो जाते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लोप हो जाता है। जितने भी प्रत्यय होते हैं समास में वो सब के सब समाप्त कर दिए जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो वर्ड के अंत में लगता है या शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय, अंत में। और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। शब्द के प्रारंभ में लगेंगे उपसर्ग और शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय। पदों के बीच में संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होगी। तो संधि मैंने आपको बताया कि संधि तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यदि पदों के बीच में संधि होने की स्थिति है तो वहां पर संधि आप अवश्य करेंगे। तो देखो जरा थोड़ा सा आप इनके बारे में, संधि और समास के बारे में जरा अंतर डिफाइन करिए कि समास क्या होता है और संधि क्या होती है। क्या कोई समास और संधि में अंतर होता है? देखो यदि समास और संधि में अंतर होता ही ना तो क्या होता? तो फिर ये दोनों चैप्टर ही एक होते, अलग अलग चैप्टर बनते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ ना कुछ तो अंतर दर्शाया गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समास, समास ये है आपके और संधि ये है। समास में क्या होता है कि दो पदों का योग होता है जबकि दो वर्णों का योग होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पद मिलेंगे और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? वर्णों का योग होगा। तो संधि और समास में मेन अंतर तो ये होगा कि दो पदों का, समास में तो दो पदों का योग हुआ जबकि संधि में दो वर्णों का योग होता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप दीर्घ संधि करें तो ए के साथ क्या मिलाएंगे? ए मिलाएंगे। तो ये क्या है? ये वर्णों का योग होगा। यहाँ पर सब पदों का योग होगा। जैसे पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं लेकिन वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश बनी रहती है संधि के अंदर। जब पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाएंगे समास में, लेकिन पदों के प्रत्यय पूरी तरीके से संधि में समाप्त नहीं किए जाते, ये आप ध्यान रखना। मेल या विकार से इसका कोई मतलब नहीं होता। अर्थात संधि और जो आपका ये जो समास है, समास में मेल या विकार से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ मेल या विकार से उत्पन्न होता है क्योंकि विकार से जो परिवर्तन होगा वही तो हमारी संधि कहलाती है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होगा। इसका विग्रह होता है अर्थात एक जगह रखने का प्रयास किया जाता है, इसे तोड़ने को कहते हैं। अर्थात तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। जैसे कहते हैं ना संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं? तोड़ने को विच्छेद कहते हैं यहाँ पर। जैसे अच्छा समास में कोई एग्जांपल देखो, जैसे पीताम्बर। पीताम्बर को यदि हम देखें तो क्या लिखेंगे इसको? पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात जिसने पीले वस्त्र पहने हुए हों उसी को ही हम क्या कहते हैं? पीताम्बर कहते हैं। तो जैसे पीताम्बर, यदि आप पीताम्बर का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पीत धन अंबर होगा। जब पीत धन अंबर होगा तो यहाँ क्या है? ए, और यहाँ भी क्या है? ए। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। समास विग्रह तत्सम शब्दों का भी हो सकता है, हिंदी के शब्दों का भी हो सकता है, उर्दू के शब्दों का भी हो सकता है। तो समास विग्रह प्रत्येक प्रकार के समासों का हो सकता है, प्रत्येक प्रकार के शब्दों का हो सकता है। लेकिन संधि जो होगी वो संधि केवल और केवल तत्सम शब्दों की ही होती है। जैसे आप देखते हैं निरंतर, सुरंदर, महेंद्र, ये सब क्या है? वधूर्मी, लघुर्मी, निर्धन, ये सब क्या है? ये आपके सब के सब तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को, जूं का तू आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में चूं के तू ले लिए गए हैं उन्हीं को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखो समास क्या क्या होते हैं। तो समास जो होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं। समास के जो भेद मिलेंगे वो आपको छह मिलेंगे। जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो अव्ययीभाव समास किस तरह से होगा वो हम वन बाई वन देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो इनके पार्ट्स में बटे हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे तत्पुरुष, तत्पुरुष भी आपका क्या होगा? छह प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। जैसे ये देखो तत्पुरुष समास जो होता है ये कारक पर डिपेंड करता है, और ये कारक है इनको भी हम साथ के साथ देखकर चलेंगे। तो जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ऐसे ही जो द्वंद्व समास जो होता है वो भी चार प्रकार का होता है। जैसे इतरेत्तर समास, समाहार द्वंद्व या समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास, या इसी को विपरीत समास भी कहते हैं।
कुछ बहुब्रीहि समास के भी एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुब्रीहि समास जो होता है वो चार प्रकार से होता है, जैसे समानाधिकरण, वैयाधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। इन सब के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। कैसे करेंगे वो हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, तो देखो समास के जो भेद है वो छह हैं, एक ही लाइन में आप इनको सबको देख सकते हैं। जैसे वे भाव समास में क्या होता है, जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद या पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर पहचानने के लिए ये तरीका है कि इसमें उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा जरूर। उपसर्ग के प्रयोग से ही अव्ययी भाव समास बनते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं आजन्म, आजन्म, जब आजन्म देख रहे हैं तो ये जो आ लगा हुआ है ये क्या है, ये उपसर्ग का ही बताता है, कि उपसर्ग से ही इसकी पहचान कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अव्ययी भाव समास में होगा उसका प्रथम पद पहला पद अर्थात स्थान होंगे, उसके साथ साथ जो प्रथम पद होगा वो उपसर्ग की जाति का होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें प्रथम पद प्रधान ना होकर इसमें क्या होता है, द्वितीय पद अर्थात बाद वाला पद, बाद का पद जो होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें। कर्मधारय समास होता है फिर अगला। कर्मधारय समास में क्या होगा, विशेष विशेषण और विशेष्य वाला होता है ये। अर्थात एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, ये होगा। इसमें उपमान और उपमेय वाला समास भी कहा जाता है। ये आप उपमान और उपमेय के जो होते हैं वो अलंकार में पढ़ेंगे आप। अलंकार में देखेंगे कि उपमान उपमेय क्या क्या होते हैं, तो वाला समास इसे भी कहा जाता है। अर्थात इसमें तुलनात्मक वर्णन होगा यहाँ पर, किस तरीके से होगा वो भी देखेंगे। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होगा कि प्रथम पद जो होगा इसमें, प्रथम पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास जो होता है वो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात प्रथम पद की भी प्रधानता होगी और दूसरे पद की भी। जैसे मैं आपसे कह दूं राम लक्ष्मण, यदि आप राम लक्ष्मण को देखते हैं तो राम लक्ष्मण क्या है, दोनों ही पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, देखो बहुब्रीहि जो समास होता है उसमें ना तो प्रथम पद ही प्रधान होता ना ही दूसरा पद, उसमें किसी तीसरे की ओर इशारा जाता है, मतलब तीसरा पद पद प्रधान होता है। जब जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा वहां पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो इस तरीके से हमारे जो समास होते हैं छह के छह, इस तरीके से देखेंगे। अब इनकी शुरुआत करते हैं हम कि किस तरीके से होते हैं। देखो अव्ययीभाव समास को देखेंगे पहले कि क्या कहता है अव्ययीभाव समास। देखो अव्ययीभाव समास कहता क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, तो वहां पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा, इसमें पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग जाति का अव्यय हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। समस्त पद अर्थात सामसिक पद पुल्लिंग स्त्रीलिंग को छोड़कर हमेशा अन्य अर्थात नपुंसकलिंग होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, नपुंसकलिंग। यदि निपात, निपात आ जाए, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है निपात, या वे आ जाए। निपात का मतलब ही क्या होता है, नो चेंज, पर उसमें कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कि आवर्ती योजक चिन्ह के साथ होती है, तो भी वहां पर क्या होगा, अव्ययी समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और पहला पद क्या होगा, अब इसे पहचानने के लिए देखो, पहला पद उपसर्ग होगा, निपात भी हो सकता है और अव्यय में से कोई एक होगा। ये आप ध्यान रखना कि पहला पद प्रधान होने के साथ साथ पहला पद क्या होगा आपका, पहला पद उपसर्ग भी होगा, निपात भी होगा, अव्यय भी होगा। जैसे आप देखते हैं जब योजक चिन्ह लगाते हैं तो साथ साथ, आपने साथ लिखा, कभी आपने साथों लिखा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें चेंज ही नहीं होता कुछ। जैसे धीरे धीरे, जैसे मैं आपसे कहूँ धीरा धीरा, ये क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये सवाल क्या है, ये जो जैसे वर्ड हैं ये ऐसे ही प्रयोग होते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, आपसे जल्दियां जल्दियां नहीं कर सकते, ये जल्दी जल्दी ही रहेगा। अब देखो योजक चिन्ह के साथ आ रहे हैं निपात, तो ये भी क्या है, ये भी आपके जो एग्जाम्पल बनेंगे वो सभी के सभी अव्ययी भाव के, अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण बनेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यदि दो शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। बिना योजक चिन्ह के हो दो शब्दों की आवृत्ति, जैसे अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है, इनमें आप द्वंद्व समास के उदाहरण। तो देखो यहाँ पर जैसे दिनों दिन बिना योजक चिन्ह के हो रही है, रातों रात यहाँ भी बिना योजक चिन्ह के होती है, जैसे हाथों हाथ ये भी बिना योजक चिन्ह के हो रही है, और बातों बात, और साथ साथ कानों कान, ये सब किसके उदाहरण होंगे, ये सब के सब आपके अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होंगे। और यदि इनमें क्या लग जाए, इनमें यदि योजक चिन्ह लग जाए तो जैसे देखो दिन में ये निपात नहीं है, ध्यान रखना कि आप दिन को क्या लिख सकते हैं, दिनों भी लिख सकते हैं,
दिनों भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये निपात ना होकर क्या है, ये बदले जा सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। जैसे दिन दिन, रात रात, हाथों हाथों हाथ को यदि हाथ हाथ लिख दे, तो वो हाथ हाथ क्या हो जाएगा, हाथ हाथ तुरंत बदल जाएगा द्वंद्व समास में। जैसे बात बात, कान कान, तो ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, जबकि ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। अब पहचान के लिए तो वो कैसे देखेंगे, पहले पद में प्रति आएगा, अनु आएगा, आ आएगा, भर आएगा, यथा आएगा, यावत आएगा, हर आएगा, हाथ हाथ आएगा। तो ये सब के सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब पहचान के लिए हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे आप देखें प्रतिदिन, प्रतिदिन को यदि आप इसका संधि विच्छेद कर दें एक बार के लिए, तो क्या देखेंगे, प्रति धन दिन। प्रति जो है ये क्या है, ये एक उपसर्ग है। यदि ये उपसर्ग है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। जैसे आ जन्म, और यदि आप आ जन्म को देखें, तो आ जन्म को देखें तो इसमें क्या देखेंगे, देखो ये उपसर्ग, यहाँ पर आ जन्म में आ उपसर्ग, और जन्म आपका एक शब्द बनता है। तो इस तरीके से जो पहला वर्ण आ रहा है उपसर्ग जाति का, तो इसी से आप पहचान लेंगे कि ये क्या होगा, एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यथाशक्ति, यथाशक्ति में पहला वर्ण देखो, यथा आ रहा है, यथा, यथा भी क्या है, एक उपसर्ग है, तो इसलिए अव्ययीभाव समास का उदाहरण। आजन्म मैंने आपको बता दिया, आजन्म में आ जो है ये एक उपसर्ग है, बे काम में बे एक उपसर्ग है, बे खटके में बे एक क्या है, आपका उपसर्ग है। ऐसे ही भर सक में भर एक उपसर्ग है, अनुरूप में अनु जो है ये एक उपसर्ग है। ऐसे ही प्रत्यंग में, तो प्रत्यंग जो है ये प्र जो है ये एक उपसर्ग है। यथावधि में यथा एक उपसर्ग है, नी धड़क में नी एक उपसर्ग है। रातों रात देखो एक साथ दोनों वर्ड आ रहे हैं, मिलकर आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये आपका अव्ययीभाव समास बनेगा। चक्र पाणी दर्शनार्थ, तो चक्र पाणी दर्शनार्थ में भी कैसा समास होगा, ये भी अव्ययीभाव समास होगा। अनुरूप, अनु में भी क्या है, एक अव्ययीभाव उपसर्ग आ रहा है। उसके साथ साथ आमरण, आमरण का मतलब आ जो आ रहा है ये भी उपसर्ग है। यथार्थ में यथ जो है वो क्या है, यथा जो है वो भी क्या है आपका, यथा भी आपका एक उपसर्ग है। प्रीतिमान में प्रीति जो है उपसर्ग है। सरासर में सर जो है एक उपसर्ग है। भरपेट में भर एक उपसर्ग है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अव्ययी भाव समास को सबसे आसानी तरीके से पहचाना जा सकता है। कैसे, बस केवल आपको उपसर्ग का ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग किस प्रकार से वर्क करते हैं। कि कभी आप एग्जाम में ये मत भूल जाना कि उपसर्ग बाद में लगेगा या उपसर्ग पहले लगेगा शब्द के। यदि आप इसमें कंफ्यूजन हो गया तो फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा समास में अव्ययीभाव समास का उत्तर देना। इसलिए आप ध्यान रखना, उप का मतलब होता है पहले, और जब जो पहले लगते हैं अर्थात जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी उपसर्ग प्रत्यय को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आगे। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के क्या क्या उदाहरण बनेंगे वो देख लेते हैं। जिस समास में बाद का पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद विशेषण होगा, ये भी ध्यान रखना, और द्वितीय पद जो होगा वो विशेष्य होता है। इसके इसके दो भेद होते हैं, जैसे आप देखते हैं। दो भेद का मतलब एक समान अधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। हालांकि छह भेदों को हम एक साथ ही देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कर्मधारी है त्रिगुत में, और इसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, हम केवल इनको देखेंगे, क्योंकि इनको जो है कुछ किताबों ने या राइटरों ने या जो आचार्य हुए हैं हिंदी के, उन्होंने कुछ को बिल्कुल अलग धर दिया इनको, तो इसलिए हम इनको अलग देखेंगे। बाकी इनको यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो तत्पुरुष में क्या क्या होगा। जैसे आप देखते हैं राजा का कुमार, तो राजा का कुमार को आप जब भी शॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा, राजकुमार। तो ये जो का आता है, जैसे आप देख रहे हैं ना कर्म का, इसमें कारकों में कर्ता ने, कर्म को, करण से, पदान के लिए, संबंध का के, इस तरीके से होते हैं। जिनमें संबंध बनेगा वो सब के सब क्या होंगे, जिनमें संबंध बनेगा वो तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये कहलाएगा धर्म का ग्रंथ। जब ये धर्म का ग्रंथ कहलाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो व्याधिकरण जो तत्पुरुष होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं, जरा इन्हें देखेंगे। और इनसे समझने से पहले भी हम क्या देखेंगे, कारक का प्रयोग देखेंगे कि कारक किस प्रकार से है, क्योंकि बिना कारक के समझे अब तत्पुरुष समास आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे शुरुआत करते हैं तो पहले इस कारक की केवल मोटे तौर पर देखेंगे, कारक को बिल्कुल अलग से भी पढ़ेंगे। तो कारक क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य का अन्य पदों जैसे क्रिया की जगह से जो संबंध होता है, अर्थात ये कह लो कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका जो क्रिया से संबंध होता है, जो क्रिया से संबंध बताता है वो कौन बताते हैं, वो कारक ही संबंध बताते हैं। ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं और सर्वनाम। इस प्रकार से कारक शब्द क्रय, जो आपकी क्रय धातु होती है, ये क्रिया से अर्थात धातु से मिलकर बना होता है। क्रय धातु क्रिया का अर्थ होता है करना। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। अर्थात शब्द में या सेंटेंस में जिसमें क्रिया का सीधा संबंध होगा
तो वो सीधा संबंध जो स्थापित होगा वो कारक के द्वारा ही होगा, बिना कारक के आप नहीं संबंध स्थापित कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा, तो जो मारा, किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये जो ने आया है, ये जो को आया है, ये सब क्या है? ये सब कारक है। और ये जो कारक हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसका सीधा संबंध किससे बताने का प्रयास कर रहे हैं? क्रिया से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे, और देखो, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को, वो भी है यहाँ पर, सीता के लिए अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। तो ये सब क्या है? के, ने, के लिए, से, में, से, ये सब क्या है आपके? ये सब के सब आपके जो है एक कारक है। तो देखो, कारक के भेद जो होते हैं वो हिंदी में तो 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल कारक जो होते हैं वो यहाँ पर 6 ही पढ़ने हैं। 6 कारक ही पढ़ने होंगे। कैसे? देखो, इसे तो भूल जाओ, क्योंकि एक रिदम बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है, क्योंकि कर्ता जो तत्पुरुष होता है, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता। ठीक है? तो देखो कैसे, कर्ता ने, कैसे याद रखोगे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान का देखो, से यहाँ भी आ रहा है, से यहाँ भी आ रहा है। जो अपादान होगा वो अलगाव की स्थिति को दर्शाएगा। जैसे मैं कह दूं पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से जो पत्ता गिरा वो पेड़ से क्या हो गया? बिल्कुल पत्ता अलग हो गया। तो वहां पर क्या है? वहां पर अपादान होगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाल दिया, जब देश से ही निकाल दिया तो अपने स्थान को छोड़ गया, और जब वो अपने स्थान को छोड़ गया तो उसमें क्या होगा? वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं वनवास, तो वन के लिए वास, जब वनवास करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर आप अपने मूल स्थान को छोड़ोगे जब जाकर वनवास जाओगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो अपादान का ध्यान रखना है कि से आएगा वो भी अलगाव की स्थिति में। संबंध जो बताएगा वो का, के, की, रा, रे, री, नानी, ने से संबंध पता लगेगा आपका। उसी प्रकार आप देखेंगे अधिकरण, अधिकरण क्या होगा? में, पर, हो, और संबंध, संबोधन। संबोधन क्या होगा? संबोधन में ए, हे, अरे, ओ आए। ये तो देखो करता आपके 8 प्रकार के हो गए कारक, लेकिन आपको यहीं तक याद रखने हैं। ये वाले संबंध, अधिकरण, में, पर, हो, ये वाला, यही आपको याद रखना है। आपके देखो जोड़ने के लिए फिर से बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण, में, पर, हो, संवेदन, ए, हे, अरे, ओ। केवल 6 याद रखने हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कर्म में क्या आएगा। डेफिनेशन आपसे इसके एक रिदम बनाकर पढ़ने का प्रयास करना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण, में, पर, हो, संबंध, ए, हे, है, अरे। बस खत्म हो गया। अब आप देखो, अब जरा तत्पुरुष समास पर आइए और इनके बारे में देखते हैं जरा हम क्या होता है। लेकिन पहले कर्ता का कारक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि क्या होते हैं। देखो, विभक्ति क्या होती है? जैसे आप देखते हैं, जो विभक्ति होती है, ये जो कारक है आपके, और ये है आपके कारक चिन्ह। सेम कंडीशन पीछे वाली दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक एक टॉपिक और जुड़ गया है, विभक्ति। जैसे कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी, संपदान में छठी, संबंध में अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ये आप ध्यान रखना कि कर्ता और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी। अब देखो, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या के साथ अपादान से अलगाव की स्थिति में होगा। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण, में, पर, हो, संबंध ए, हे, अरे, हेलो। तो इस तरीके से हमारा संबंध बन जाता है। तो देखो, जो 6 के 6 वेद हमने पढ़े कारक के, वो यहाँ पर है। जैसे अब देखो, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको देने का यहाँ पर प्रयास करा। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब को आएगा। और जहाँ को आ जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं गगन चुंबी, गगन चुंबी का जरा विग्रह करो, समास विग्रह करोगे तो ये होगा गगन को चूमने वाला। अर्थात गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, अर्थात आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाले के लिए जो एक शब्द बनेगा वो बनेगा गगन चुंबी। तो इसमें कौन सा समास होगा? उसमें होगा कर्म तत्पुरुष समास। कभी कभी ये भी दे देता है कि गगन चुंबी में समास बताओ, तो वहां पर आपको तत्पुरुष मिलेगा, कर्मधारय मिलेगा, बहुव्रीहि मिलेगा, और द्वंद्व समास मिलेगा। यदि इस तरह से मिलते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं तत्पुरुष। लेकिन यदि वो इनमें से भी पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा समास है गगन चुंबी का, जैसे कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, और आपका अपादान तत्पुरुष, तो वहां पर आपको फिर इनमें देखना पड़ेगा, फिर विग्रह करने की आवश्यकता। तो देखो, जैसे गगन चुंबी में गगन को चूमने वाला, तो जब को आ गया तो इसका मतलब कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही सूर रचित, इसका मतलब क्या है? सूर के द्वारा रचित, अर्थात सूरदास के द्वारा रचित। इसमें क्या है? के द्वारा आ गया, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा
जब के द्वारा आ गया तो क्या हुआ, वहां पर करण तत्पुरुष होगा। वैसे प्रयोगशाला, प्रयोग जो शाला होती है उसका समास विग्रह कीजिए आप। तो प्रयोग के लिए शाला बनेगा, जब प्रयोग के लिए शाला बन गया तो इसमें कौन सा समास होगा, संप्रदान। यहाँ पर संप्रदान कारक बनेगा। उसी प्रकार धनहीन, तो धन से हीन, तो जब आप धन से हीन है तो यहाँ पर जो कारक बनेगा वो बनेगा आपका अपादान, क्योंकि आपसे जो धन ही नहीं है तो क्या हुआ, धन आपसे अलग हो गया। तो जहां पर अलग होने की स्थिति होती है वहां पर क्या होता है, अपादान, अलगाव की स्थिति होती है। जैसे नेक्स्ट देखो, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए तो संबंध का के की रारेरी नाने नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या है, का रहा है, तो ये किसका संबंध होगा, ये संबंध तत्पुरुष का समास होगा। पूरा राजपुत्र। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, जैसे पुरुषों में उत्तम, इसका जो विग्रह करेंगे वो आएगा आपका पुरुषों में उत्तम। और जब पुरुषों में उत्तम आएगा तो ये क्या है, जब में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। इस प्रकार से हमारा जो पुरुष समास है ये इस तरीके से पूरा होता है, क्योंकि देखो इसमें तत्पुरुष जो समास होता है इसमें कारक का बहुत ज्यादा रोल होता है, बिना कारक के आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे। हालांकि कारक आपका अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको फिर भी यहाँ पर बताने का थोड़ा सा प्रयास करा है। बाकी जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसको डिटेल देखेंगे, क्योंकि यदि हम कारक को देखने में लग गए तो कारक को ही देखते रह जाएंगे, जो हमारा वास्तव में टॉपिक चल रहा है समास वाला, उससे पूरी तरीके से भटक जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होता है, बस ध्यान रखना कि पद की जो प्रधानता होगी वो दूसरे पद की, जिस समास के सभी पद समान अधिकरण वाले हों वहां पर कर्मधारय समास होता है। पहचानने के लिए देखो क्या है, पहचानने के लिए बड़ा शॉर्ट फंडा है। जैसे के समान आएगा बीच में, या है जो आएगा, जैसे चरण कमल, या फिर हम ये कह दें कि कमल के समान चरण, के समान आ गया, विग्रह करते हैं आपको पता लग जाएगा, कमल के समान चरण। अब इसमें भी क्या है, जो दूसरा पद है भाई चरण है, इसकी प्रधानता किसकी है, चरणों की प्रधानता है। यदि चरण ही ना होते तो कमल किसे कहते हैं, वो यही तो कह रहा है कमल के समान चरण है। तो तुलना जो की जा रही है वो कमल से की जा रही है, लेकिन मेन कौन है, मेन है चरण। जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महान कौन है, देव, इसलिए दूसरे पद की प्रधानता। लाल मणि, लाल है जो मणि, अर्थात मणि की प्रधानता है, मणि कैसी है, लाल है। तो विशेषण विशेष्य वाला भी समास ये कहलाता है। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जो किसका, वो किसकी बात कर रहा है, वो महादेव की बात कर रहा है। कहीं कहीं देखो ध्यान रखना ये बहुगिरी का ही उदाहरण बन जाता है, लेकिन आप नीलकंठ फिलहाल आप यहीं पर लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे पीताम्बर, पीला है अंबर, महादेव महान है जो देव, मृग नयन, मृग के समान नयन, चरण कमल, चरण कमल के समान चरण, या चरण के कमल के समान चरण, सज्जन, चंद्रवदन और महाजन, ये सब आपके कर्मधारय समास के ही उदाहरण होंगे। तो पहचानने के लिए आप यहाँ से पहचानेंगे के समान या है जो, इनसे पहचान सकते हैं, लेकिन विग्रह करना आपको आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। विशेषण विशेष्य वाला समास भी कहा जाता है इसको। विशेषण विशेष्य वाला कैसे, विशेष्य का मतलब क्या होता है, विशेष्य एक तरीके से संज्ञा का ही दूसरा नाम है, मोटे तौर पर ये समझ लो बस कि विशेषण क्या है, संज्ञा का दूसरा नाम। जैसे आप देखते हैं काला सांप, अब देखो सांप क्या है, संज्ञा या विशेष्य, और सांप की विशेषता क्या है, काला है, तो इसलिए क्या है विशेषण, इसलिए इसे विशेषण विशेष्य वाला समास भी कहते हैं। जैसे पीताम्बर, अंबर क्या है, एक आकाश, आकाश क्या है, एक संज्ञा, और पीला क्या है, पीला उसकी विशेषता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसी कृष्ण सर्प, ऐसी कमीना मंत्री, सुंदर स्त्री, शैतान छात्र, छात्र शैतान है, तो विशेषता क्या है कि छात्र क्या है, संज्ञा, छात्र की विशेषता क्या है कि वो शैतान है, तो इसलिए क्या होगा वो विशेषण विशेष्य वाला समास भी होता है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट और देखो, उपमान उपमेय वाला भी इसे समास कहा जाता है। जैसे जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, देहलता, कनकलता, कमल नयन, मृग नयनी, गजगामिनी, तो ये सब क्या है, ये उपमान उपमेय वाले समास भी कहलाते हैं। गुण, गुण बोलिए, गुण गुणी वाला भी समास कहलाता है कि एक गुण होगा उसका। और जैसे शिक्षक है, तो शिक्षक एक क्या है, देखो ये कहीं ना कहीं जो आपका अभी बताया आपको विशेषण विशेष्य से रिलेट करेगा, विशेषण प्लस विशेष्य से ही रिलेट करेगा। कैसे करेगा रिलेट, जरा देखो, ये शिक्षक क्या है, शिक्षक है आपका विशेष्य, और शिक्षक कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, ईमानदार, ईमानदार, इसका मतलब ईमानदार शिक्षक। उसी तरीके से कर्मठ नेता, बहादुर बालक, साहसी योद्धा, वीर पुरुष, तो जहां भी आपको गुण गुणी वाला मिल जाए, क्योंकि पुरुष का गुण कैसा है, वीर है, योद्धा कौन है, योद्धा कैसा होता है, साहसी, बालक कैसा है, बहादुर, नेता कैसा है, कर्मठ, शिक्षक कैसा है, ईमानदार। तो इस प्रकार से यहाँ पर
गुण गुणी वाला भी कह देते हैं, लेकिन गुण गुणी वाला जो है ये आपका विशेषण विशेष्य में भी आ जाता है, क्योंकि वहां भी विशेषण भी क्या करता है, विशेषण का काम ही क्या है कि संज्ञा की वो विशेषता बताता है। इसी वजह से वो संज्ञा से पहले रख दिया जाता है। नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु में क्या होगा, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा दूसरे पद की प्रधानता हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह होता है। जैसे दो आ गया बीच में, पहले दो आ गया, पहला पद क्या है, संख्यावाची, तो यहाँ से आप पहचानेंगे संख्यावाची दो पैरों का समूह। उसी तरीके से चौराहा, चार रास्तों का समूह, तो यहाँ पर देख रहे हैं चार आ गया, तो ये क्या है, द्विगु समास का उदाहरण। जैसे तिराहा, तीन रास्तों का समूह, तो तिराहा आ गया। जैसे चौमासा, चार मासा का समूह। ऐसे ही चारपाई, तो चारपाई आ गया। पंचवटी, ये पंचवटी नहीं है, पंचवटी है। पंचवटी, पांच वटों का समूह। ऐसे ही शताब्दी, 100 वर्ष बाद है। चौमासा, दोपहर, सतसई, त्रिभुवन, पंचमामृत, पंचवटी, तिरंगा, त्रिभुज, दोपहर, अष्टाध्यायी और त्रिवेणी। इन सब में क्या है, इन सब में द्विगु समास है। द्विगु समास में बस एक ही कंडीशन याद रखनी है कि पहला पद जो होगा वहां पर कैसा होगा, पहला पद संख्यावाची होगा। ये आप पूरी तरीके से याद रखना। ठीक, द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, या आप ये कह लो एक तरीके से प्रतियोगिता। द्वंद्व का मतलब ही प्रतियोगिता होता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में प्रतियोगिता होती है, तो वहां भी क्या होता है, द्वंद्व होता है, जिस पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब देखो जैसे मैं आपसे कह दूं युद्ध से पहले एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, तो दोनों में से बताओ कौन सा जीतेगा। तो ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये जीतेगा या वो जीतेगा, लेकिन पूरी तरीके से आप श्योर नहीं है कि दोनों में से जीतेगा कौन। इसका पता कब लगेगा, बाद में। तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जीत युद्ध से पहले, द्वंद्व होने से पहले आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जीतेगा कौन सा, और यदि जीतेगा कौन सा, तो जब ये नहीं बता पाएंगे तो दोनों ही पद कैसे होंगे, प्रधान होंगे। अब देखो दोनों पद प्रधान था, तो विग्रह करने पर क्या आता है, और आता है बीच में, अथवा आता है, या आता है, एवं, तथा का प्रयोग होता है। दो शब्दों को के बीच में प्रतियोगिता अर्थात प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतिद्वंद्विता होती है। जैसे आप देखते हैं राम रावण, तो ये जो योजक चिन्ह से बना हुआ है, तो राम रावण, तो राम रावण में जैसे ही आप देखते हैं बीच में क्या आ गया, हाइफन आ गया, तो ये भी क्या है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे कर्ण और अर्जुन, तो इस समय भी आप कर्ण और अर्जुन ना लिखकर इसे ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण और धन, योजक चिन्ह लगाओ अर्जुन, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कर्ण और अर्जुन में भी कौन सा समास है, द्वंद्व समास। भीम दुर्योधन, दोनों में युद्ध होता था, तो ये भी कैसे है, भीम दुर्योधन। कृष्ण कंस, भाजपा कांग्रेस, ये सब क्या है आपकी, ये जो आप सब देख रहे हैं ये आपके सब के सब द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। और देखो जरा यदि विकारी शब्द की आवर्ती होती है, पीछे मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अव्ययी भाव के साथ द्वंद्व समास का कंपेयर करके बताया था शुरू में ही, तो दिन दिन ये अव्ययी भाव समास होंगे, वो विकारी ये विकारी होंगे, अर्थात अव्यय नहीं विकारी। विकारी का मतलब क्या होता है, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और विकार को उत्पन्न का मतलब कैसे, जैसे दिन, दिन को आप दिनों भी लिख सकते हो, जैसे वह 5 दिनों में घर आएगा या 5 दिनों बाद घर आएगा, तो इसका मतलब दिनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब विकार उत्पन्न हो सकता है। तो रात रात, रातों रात भी हो सकता है, यदि रातों रात कर दे तो अव्ययीभाव हो जाएगा, हरा हरा, लिख लिख। इस तरीके से विकारी शब्दों में भी द्वंद्व समास होता है। यदि सार्थक व निरर्थक शब्द युग्म को इसी अर्ध आवर्ती कहा जाता है, अर्थात जो सार्थक और निरर्थक अर्थ होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि देसी भाषा में कह देते हैं अरे यार पानी वानी ले आओ, तो पानी और वानी, पानी वानी में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे धागा वागा, चाय बाय, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, तो ये सब क्या है आपके सार्थक और निरर्थक शब्दों का युग्म बनता है। और जहां सार्थक और निरर्थक शब्दों का युग्म बनेगा पर भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट और देखो, जैसे यदि शब्दों के मध्य संबंध प्रदर्शित हो तो भी द्वंद्व समास होगा। जैसे राम और लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता थोड़ी थी, इन दोनों के बीच में संबंध था। संबंध कैसा था, ये भाई भाई थे दोनों। ऐसे ही गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में भी संबंध होता है, गुरु और शिष्य का। भाई बहन में भी संबंध होता है, भाई और बहन का। इस तरीके से जो आप देखते हैं, तो यहाँ पर संबंध बताने का काम भी ये करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे और देखो जहाँ तीन शब्दों का योग होता है वहां भी द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, आन बान और शान, तन मन धन, और जैसे लाल बाल और पाल। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई भी है पूरी डिटेल के साथ। तो लाल का मतलब जो आपके होते हैं लाला लाजपत राय। ऐसे ही बाल, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही पाल विपिन चंद्र पॉल।
इस तरीके से ये आंसर बनने के लिए तैयार है। तो लाल बाल पाल, तो तीन शब्दों का योग भी जहां होगा योजक चिन्ह के साथ, वहां भी आपका द्वंद्व समास बनेगा। यदि दो शब्दों के बीच में समास विग्रह करते समय और वे आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, चे आ जाए, तो आदि शब्द भी कैसे होंगे, वो भी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। जैसे माता और पिता, माता और पिता में क्या है, ये कैसा समास है, द्वंद्व समास। कृष्ण व सुदामा, दोनों में द्वंद्व समास। रणवीर या रणधीर, तो इनमें भी क्या है, द्वंद्व समास के ही उदाहरण होंगे। जैसे 1 से 10 तक और तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कहीं तक भी ले जाओ, पूर्ण धाई वाला होना चाहिए या सैकड़े वाला होना चाहिए, की संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं 1 1, जैसे आपको 10 20 में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। 10 10, 10 और 1 अर्थात 11 में भी कौन सा समास होगा, तो यदि आप पूछ लेके 11 में समास क्या होगा, तो 11 में जो समास होगा वो 10 और 1 11 द्वंद्व समास होगा। 25, 20 और 5 और आ गया, तो 20 और 5 25, इसका मतलब द्वंद्व समास का ही ये उदाहरण बनेगा। अब देखो नेक्स्ट आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो इसमें पहला पद प्रधान, ना ही इसमें दूसरा पद प्रधान, ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेगा। अर्थात जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका इशारा किसी तीसरे की ओर होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। और तीसरा पद जो होगा वो उपाधिवाचक होगा, जो जिसके बीच में क्या आएगा, जो आएगा, जिसका आएगा, वाला आएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है, भाई पेट किसका बड़ा है, गणेश जी का, इसलिए लंबा है उदर जिसका, गणेश जी की बात कर रहा है वो। ऐसे ही दशानन, 10 हैं सिर जिसके, जब 10 हैं सिर जिसके दशानन, तो किसकी बात कर रहा है वो, रावण की। ऐसे ही घनश्याम, घन के समान श्याम, अर्थात जैसे काले बादल होते हैं ना, उनके समान श्याम, वो किसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की इस तरीके से वो बात करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि बहुब्रीहि में कुछ नहीं है, बहुब्रीहि में क्या होगा कि ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें किसी तीसरे पद बीच में आ जाएगा, तीसरे पद की प्रधानता हो जाएगी। और जहां तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट और देखो इसमें, जहां पहला व दूसरा पद गौण होता है, गौण अर्थात छुपे हुए होते हैं, तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं देखो, दशानन, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो शिव की बात कर रहा है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव की बात कर रहा है। शूलपाणी, शूल है जिसके हाथ में। चंद्रशेखर, चंद्रमौली, मृत्युंजय, कालदेव, गजानन, गजोधर, लंबोदर, मूषकवाहन, श्रीदेव, देवश्री, विनायक, एकदंत, पंकज, जलज, वारिधि, जलधि, नीरज, वारिधि, जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद, वीणापाणी, चक्रपाणी, शूलपाणी, चक्रधर, हलधर, गदाधर, चतुर्मुख, चतुर्भुज, दशानन, पीताम्बर, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब देखो नोट लिखा है यहाँ पे, जो नगर बसाए गए हों या आबाद किए गए हों, उन सभी नगरों में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होता है। इसलिए मैंने जो बताया था, तो जैसे जयपुर को किसने बसाया था, तो जयपुर को बसाया था जयसिंह ने, जो जयसिंह द्वितीय थे। तो इस तरीके से जैसे आप देखते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को फिरोज, जो आप देखते हैं फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद भी बसाया गया था। तो फिरोजाबाद भी क्या है आपका, फिरोजाबाद में भी बहुब्रीहि समास होगा। तो ये देखो, ये तो हो जाते हैं आपके समास खत्म। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसके रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। या फिर यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल कर दीजिए, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।